Hello everyone. In this video, we will talk about Arundhati Roy and her first novel, The God of Small Thing. It becomes important to talk about Arundhati Roy's life because The God of Small Thing is an autobiographical novel. अरुंधति रॉय वॉज बॉर्न इन 1961. शिलोंग में इनका जन्म हुआ था. दैट टाइम शिलोंग वॉज इन असम. प्रेजेंटली इट इज़ इन मेघालय. और इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी जो माँ थी मैरी रॉय, वो केरला शिफ्ट हो गई अपने मैटरनल होम में. मैरी रॉय एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी और वो एक बहुत ही जानी मानी वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी. एंड शी इज़ वेल नोन फॉर विनिंग अ लॉ सूट इन 1986. The judgment ensured equal rights for Syrian Christian women with their male siblings in their ancestral property. सीरियन क्रिश्चियन के बारे में बात करते हैं. सीरियन क्रिश्चियन खुद को एक प्योर और ऊंचा मानने वाले क्रिश्चियंस का ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, अगर हिंदुइज़्म में जैसे ब्राह्मण्स खुद को जनरली ऊंचा मानते हैं चातुर्वर्ण में जो भी अदर कास्ट्स हैं उससे, वैसे सीरियन क्रिश्चियन भी खुद को ऊंचा मानते हैं अदर क्रिश्चियन से. और सीरियन क्रिश्चियन का ओरिजिन ब्राह्मणिज्म ही है. जो ब्राह्मण्स आगे चल के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए वो लोग सीरियन क्रिश्चियंस बन गए. और जो सो कॉल्ड छोटे कास्ट से कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, तो ये लोग कन्वर्जन के बाद भी क्रिश्चियनिटी में उनको नीचा मानते थे. सीरियन क्रिश्चियन में वुमेन को राइट नहीं दिया जाता था. शादी के बाद उनको पराए घर की समझा जाता था लड़कियों को. इसीलिए मैरी रॉय फाइट करती हैं और वो जीतती भी हैं. ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नॉवेल को समझने के लिए, क्योंकि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में भी कहीं ना कहीं कहानी इसी पैटर्न में है. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अलावा अरुंधति रॉय ने एक और फिक्शन पब्लिश करवाया 2017 में, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. इन दो फिक्शन के अलावा उन्होंने बहुत सारे अपने एसेज को कंपाइल करा के बुक में पब्लिश कराया. और उनके अदर वर्क्स हैं द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998, द ग्रेट कॉमन गुड 1999, द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस 2001, वॉर टॉक 2003, नव साम्राज्य के नए किस्से 2003, Public Power in the Age of Empire 2004, The Hanging of Afzal Guru and the Strange Case of Attack on Indian Parliament 2006, The Shape of Beast 2008, Listening to Grasshoppers 2009, Kashmir, The Case for Freedom 2011, Walking with Comrades 2011, Broken Republic 3 Essays 2011, Capitalism, A Ghost Story 2014, Thing That Can and Can't Be Said, Essay and Conversation 2016, The Doctor and the Saint 2017, Azadi, Freedom, Fascism, Fiction 2020. अरुंधति रॉय अपने वर्क में हमेशा से, क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट भी थी और पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी था उनका, तो अरुंधति रॉय अपने वर्क में हमेशा से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर उनके अंदर कुछ भी गलत चीज़ें हैं तो वो हमेशा से अपने वर्क में उसको लिखती आई हैं. उनका जो पहला नावल था और जो आखिरी नावल था आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, पब्लिश्ड इन 2020, उसमें वो प्रेजेंट 2020 के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इस्लामोफोबिया जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जम के क्रिटिसाइज़ करती हैं. और उनकी जो पहली वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसमें वो दी दिन जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे केरला में उनको भी जम के क्रिटिसाइज़ करती है. और उनका ऐसा मानना है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ये एक मेयर रिप्लेसमेंट है सीरियन क्रिश्चियंस के. बस चीज़ें कुछ बदल गई हैं इस प्रकार की, चर्च की जगह पे पार्टी ऑफिस आ गए हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आ गए हैं चर्च के फादर पोप की जगह पे. बाकी उनका रूल और ऑर्थोडॉक्सिटीज़ और जो हिपोक्रेसीज है वो अभी भी बना है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद भी. अरुंधति रॉय अपने वर्क में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करती है जो इंडिया में हो रहा होता है फॉर बिटवीन 1969 एंड 1993. दो क्रूशियल ईयर है इस नावल में, 1969 एंड 1993.
वो मार्क्सिज्म हाउ इट रिप्लेसेस सीरियन क्रिश्चियंस उसके बारे में बात करती है। वो नक्सलबारी आंदोलन के बारे में बात करती है। इमरजेंसी पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी के बारे में बात करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से CPIM का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में बात करती है। ऑपरेशन स्टीपल चेज के बारे में बात करती है, जहाँ से चारू मजूमदार एक लीडर इमर्ज होते हैं और लेटर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो वो ये सारे इश्यूज जो भी है कंटेम्प्रेरी इश्यूज अपने वर्क में डिस्कस की हैं। अब हम नॉवेल के बारे में बात करते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में अरुंधति रॉय ने बहुत सारे बाउंड्रीज को ब्रेक किया है, बाउंड्री ऑफ कास्ट, जेंडर, माइनॉरिटी, लव के बाउंड्रीज को। लव को भी हमारे सोसाइटी में एक बाउंड्री में देखा जाता है कि ये पर्सन कैन बी इन लव, इन फिजिकल लव मोर स्पेसिफिकली। तो अरुंधति रॉय ने इन सारे बैरियर्स को तोड़ा है अपने वर्क में, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। एपिग्राफ जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का है वो कोटेशन है फ्रॉम अ कंटेम्प्रेरी राइटर जॉन बर्गर, एंड इट इज़ एज नेवर अगेन विल अ सिंगल स्टोरी बी टोल्ड as though it's the only one. Characters: Papachi, Mamachi, Baby Kochamma, Ammu, Baba, Chaco, Margaret, Sophie Mole, Velutha, Rahel, Estha. The God of Small Thing राहेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। राहेल नैरेटर है यहाँ पे। राहेल एक 7 साल की एक बच्ची है जो 1969 में 7 इयर्स की है, और ये प्रेजेंट में 1993 है, और एक फ्लैशबैक में लिखा गया है। राहेल और उसका ट्विन भाई राहेल का ट्विन ब्रदर एस था। पापाची और मामाची इनके ग्रैंड पेरेंट्स है। पापाची ग्रैंडफादर, मामाची ग्रैंड मदर। बेबी कोंचम्मा इनकी ग्रैंड आंट है। बेबी कोंचम्मा एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है और काइंड ऑफ विलेन है वो इस पूरे होल स्टोरी में। अम्मू इनकी मदर है जो ट्विंस है, राहेल एंड एस्था। बाबा राहेल और एस्था के बायोलॉजिकल फादर है। चाको अम्मू का भाई है। मार्गरेट चाको की एक्स वाइफ है, और सोफी मोल चाको की बायोलॉजिकल डॉटर है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो टाइटल है वो वेलुथा के ऊपर बेस्ड है। वेलुथा ही यहाँ पे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, और वेलुथा एक अनटचेबल है, और वो राहेल और एस्था का अच्छा फ्रेंड भी है। और बाद में अम्मू और वेलुथा के बीच में अफेयर होता है, और वो लोग एक फ़िज़िकल रिलेशन में आते हैं, और उनका जो ये अफेयर है यही कहीं ना कहीं से पूरे एक ट्रेजेडी का रूप ले लेता है। नॉवेल मई के महीने से शुरुआत होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ एंड अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ मे। प्लेस IMNM डिस्ट्रिक्ट, IMNM डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है। और आइप फैमिली के बारे में, ये आइप फैमिली में कौन कौन है? पापाची डेड है, मामाची, बेबी कोंचम्मा, अम्मू, राहेल, एस्था, ये सारे मेंबर आइप फैमिली में रहते हैं। और चाको भी रहता है, उनका भाई, अम्मू का भाई। अब हम स्टोरी जानेंगे सीक्वेंस में। जो आइप फैमिली है वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। वो लोग अपनी डॉटर को उतना एजुकेशन नहीं देते हैं और अपने बेटे को एजुकेशन देते हैं और बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो पापाजी और मामाजी, ये दोनों जो पेरेंट्स हैं, इनके 2 बच्चे हैं, अम्मू एंड चाको। पापाजी अम्मू को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस में रखना चाहता है, और अम्मू इसीलिए IMNM से भाग जाना चाहती है। और वहीं चाको को उन्होंने पूरा फ्रीडम दे रखा है। चाको को पढ़ाई के लिए वो फॉरेन भी भेजते हैं, और चाको को पढ़ाई के लिए वो लोग फॉरेन भेजते हैं। और चाको वहीं पे मार्गरेट नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, और उनकी एक डॉटर भी होती है, सोफ़ी नाम रहता है जिसका, सोफ़ी मोल। मार्गरेट बाद में चाको को डिवोर्स दे देती है, और वो एक जो नाम के आदमी से शादी कर लेती है। शादी के थोड़े दिन बाद जो का डेथ हो जाता है,
और मार्गरेट एक ट्रॉमा में चली जाती है और मार्गरेट इसी ट्रॉमा से निकलने के लिए अय्यमनम आना चाहती है ताकि वो थोड़ा सा लाइट फील कर सके। बहुत सारी स्टोरीज़ है जो पैरेलली चल रही हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वो अय्यमनम आती है, ये चाको का स्टोरी हो गया। अम्मू के साथ क्या है, अम्मू के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और वो चाहती है कि वो कैसे भी अय्यमनम से भाग जाए। अम्मू एक फंक्शन में कैलकाटा जाती है और वहाँ वो बाबा से मिलती है। बाबा एक टी प्लांटेशन में एक असिस्टेंट मैनेजर की तरह काम करते हैं और अम्मू उस वक्त डिसाइड करने में सक्षम नहीं है कि वो बाबा को सही में पसंद करती है कि या नहीं, पर उसको उस वक्त ये लगता है कि वो बाबा को पसंद करती है और वो उसके साथ शादी कर लेती है और वो असम में रहना स्टार्ट कर देती है उसके साथ। थोड़े दिन बाद क्या होता है, बाबा एक बहुत ही अल्कोहलिक और एक अब्यूसिव हस्बैंड निकल जाता है और उसको अपने अल्कोहलिक और अब्यूसिव होने के कारण उसका जॉब भी जाने वाला रहता है। तभी बाबा के जो बॉस हैं वो ये बोलते हैं कि तुम थोड़े दिन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लीव ले लो और मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी वाइफ को मेरे पास छोड़ दो। वो कहीं ना कहीं अम्मू को गलत नज़रिए से देखता है और वो चाहता है कि अम्मू यहाँ पे रहेगी, वो एज अ मिस्ट्रेस वो उसको रखना चाहता है अपने पास और बाबा इसके लिए राज़ी हो जाता है। फिर वो अम्मू को जाता है बताने के लिए कि तुम इनके साथ रह जाओ और वो हमको छुट्टी दे रहे ताकि हम अपना ट्रीटमेंट करा सके। तो अम्मू इस बात से बहुत गुस्सा होती है और वो इसी वजह से, मेन रीज़न यही था और अल्कोहलिक और अब्यूसिव तो उसका हस्बैंड था ही, तो अम्मू डिवोर्स दे देती है और वो अपने नेटिव जगह आ जाती है अय्यमनम में। अय्यमनम में वो लोग एक सीरियन क्रिश्चियन फैमिली से रहता है। वहाँ पे डॉटर को वैसे भी शादी के बाद पराया धन समझा जाता है और वो लोग काफ़ी इल ट्रीट करते हैं अपनी बेटी के साथ। वो लोग चाहते हैं कि ये वापस वहीं चली जाए, पर अय्यमनम में अम्मू रहती है अपने बच्चों के साथ, राहेल और एस्था के साथ। तो अय्यमनम में अभी कौन कौन है, राहेल, एस्था और उनकी एक कज़न सिस्टर सोफ़ी जो वेकेशन पे आई है अपनी माँ मार्गरेट के साथ। इनकी जो आंट है बेबी कोचम्मा, वो एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है। वो एक चर्च के फादर से प्यार करती है और उनका प्यार सक्सेसफुल नहीं हो पाता और वो हमेशा डायरीज़ पे आई लव यू इस तरह के मैसेजेस लिखती रहती हैं। और राहेल और एस्था को अय्यमनम में लोग उतना पसंद नहीं करते हैं और वो लोग सोफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राहेल एंड एस्था का एक फ्रेंड है वेलुथा एक उनके घर का एक आइब फैमिली के घर का एक नौकर है, वेली पेपॉन उसका बेटा है और वो बचपन से अम्मू को जानता है। वो जब अम्मू से वो थोड़ा छोटा है और अम्मू को वो हमेशा बचपन से ही खिलौना वगैरह बना के देता था एज अ इनोसेंट चाइल्ड। और वेलुथा बाद में जब बड़ा हो गया है तो वो काफ़ी वेल बिहेव्ड है बच्चों के साथ भी और सबके साथ, और वो राहेल और एस्था को समझने लगता है, अच्छे से बात करता है। तो राहेल और एस्था भी उसके फ्रेंड बन जाते हैं। और जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है टाइटल, वो वेलुथा के ही ऊपर है। वेलुथा को ही गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कहा गया है। वो छोटी छोटी बातें समझता है राहेल और एस्था से और उनकी तरह बातें भी करता है उससे, बच्चों को खुश करने के लिए। अम्मू को भी वेलुथा से कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है और अम्मू भी वेलुथा को पसंद करने लगती है। जो ये चाइल्ड है राहेल और एस्था, इन दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक कन्वर्सेशन होता रहता है। एक पोस्ट मॉडर्न राइटिंग्स में जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, तो जितने भी बच्चे आज़ादी के मिडनाइट में जिनका जन्म हुआ था वो लोग सबसे एक कन्वर्सेशन कर पाते हैं। वैसा कुछ ही केस है राहेल और एस्था के साथ भी। राहेल और एस्था एक दूसरे से टेलीपैथिक कन्वर्सेशन कर पाते हैं। राहेल और एस्था के बीच में भी कुल लाइफ में बहुत सारा इंसिडेंट फेस करना पड़ता है। असॉल्ट का, गलत तरीके से लोग उनसे बात करते हैं, ये सब, और काफ़ी लोनली रहते हैं ये लोग। इस बीच में क्या होता है कि अम्मू वेलुथा के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और एक बार फिज़िकल रिलेशनशिप के टाइम पे जो वेलुथा के पापा है वेली पेपॉन, वो इन लोग को पहचान जाते हैं और वो
आके अम्मू के घर में बता देते हैं कि आपकी बेटी हमारे बेटे के साथ रिलेशन में है, तो इन दोनों की शादी करवा दीजिए। तो बेबी कोंचम्मा जो है ये इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये लोग अनटचेबल है, जबकि दोनों क्रिश्चियंस ही हैं, पर ये लोग सीरियन क्रिश्चियन खुद को ऊंचा मानते हैं और दूसरे को अनटचेबल अभी भी मानते हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के बाद भी। तो बेबी कोंचम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये अनटचेबल है, इससे हम अपनी बेटी का शादी कैसे करेंगे, और वो वापस वेलुथा को फंसाने के लिए एक साजिश बनाती है। इस बीच में क्या होता है कि अम्मू से गुस्सा होकर उसको ना एक घर में लॉक कर दिया जाता है। तो जब राहेल और एस्था अम्मू के पास जाते हैं तो अम्मू उन पे बहुत चिल्लाकर उनको डांट देती है। तो राहेल और एस्था ना रिवर में चले जाते हैं, बोट राइडिंग से वो लोग अपने हिस्ट्री हाउस जो नदी के उस पार चले जाते हैं, और उनके साथ सोफ़ी मोल भी रहती है। अभी हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। बस इसी बीच में क्या होता है कि उनका बोट पलट जाता है किसी भी तरह से, और सोफ़ी मोल डूब जाती है और मर जाती है, और ये बच्चे गुस्से में निकल गए हैं। इधर बेबी कोंचम्मा क्या करती है कि वो वेलुथा के ऊपर केस कर देती है कि वो उसकी बेटी के साथ रेप करना चाहा अम्मू के साथ, और वो उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है, राहेल और एस्था को किडनैप कर लिया है। तो इस चार्ज में जो थॉमस मैथ्यू पुलिसमैन है वो वेलुथा को अरेस्ट कर लेता है और वो बहुत मारता है उसको जेल में। तभी उधर से राहेल और एस्था आ जाते हैं और वो लोग सारे सच्चाई बता देता है कि ऐसे हुआ था और सोफ़ी डूब के मर गई। तो फिर जो पुलिसमैन रहता है वो बेबी कोंचम्मा पे बहुत गुस्सा करता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं और पुलिस वालों का मिसयूज़ करती हैं। तो बेबी कोंचम्मा को लगता है कि अब बात मेरे ऊपर आ जाएगी और वो फंस सकती है, तो इसीलिए वो राहेल और एस्था को जाके कन्विंस कर देती है कि अगर तुम अपनी माँ अम्मू को बचाना चाहते हो तो वेलुथा को फंसा दो। तो वो लोग वेलुथा के अगेंस्ट में हाँ बोल देते हैं कि हाँ वेलुथा ने ऐसा कुछ किया था और उसने सोफ़ी का मर्डर किया है। अब राहेल और एस्था तो खैर मिल गए हैं, तो वो लोग सोफ़ी के मर्डर के चार्ज में वेलुथा को फंसा देती है, और वेलुथा को पुलिस वाले बहुत मारते हैं और वो मर जाता है थोड़े टाइम बाद। वेलुथा के मर जाने के बाद सोफ़ी का भी डेथ हो गया और ये फैमिली काफ़ी एक ट्रेजिक एंड की तरफ जाने लगती है। उसके बाद राहेल और एस्था भी सेपरेट हो जाते हैं। एस्था को उसके बाबा के पास भेज दिया जाता है क्योंकि अम्मू अकेले 2 बच्चों को अफोर्ड करने में असक्षम है, और राहेल अम्मू के पास रह जाता है। फिर राहेल और एस्था के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। राहेल अपनी माँ के साथ रह जाती है और बाद में वो एक कॉलेज में जाती है, आर्किटेक्चर कॉलेज में। अरुंधति रॉय भी अपनी लाइफ में आर्किटेक्चर कॉलेज में गई थी और वहीं पे उसको एक अमेरिकन लड़का मिलता है, वहाँ उससे उसकी शादी हो जाती है। फिर उन दोनों का भी डिवोर्स हो जाता है और 23 साल बाद ये सारा इंसिडेंट एक टाइम पे होता है। सोफिया का डेथ, वेलुथा का डेथ, राहेल और एस्था का सेपरेशन 1969 में। अब ये लोग 1993 का टाइम चल रहा है जहाँ पे राहेल एस्था शादी नहीं करता है और राहेल का डिवोर्स हो जाता है शादी के बाद भी। ये दोनों वापस मिलते हैं 1993 में और दोनों यूनाइट होते हैं, और इनके बीच में एक दूसरे का भाव नहीं है। वो राहेल और एस्था खुद को दोनों मी कंसिडर करते हैं और ये लोग एक फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं टू अपने ग्रीफ को शेयर करने के लिए। ये लोग बहुत ग्रीफ में थे, पेन में थे तब से उतने साल तक सेपरेशन के बाद, तो वो लोग उसी ग्रीफ को रिड्यूस करने के लिए वो लोग एक फ़िज़िकल रिलेशन में आते हैं और नॉवेल ऐसे एंड हो जाता है। थैंक यू।